जय निषादराज दोस्तों, मैं अधिवक्ता अमरजीत साहनी, जिला सचिव निषाद पार्टी, जनपद मऊ, आप लोगों के समक्ष लाइव हूँ। कुछ मुद्दे आज हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं कि महंगाई अपने चरम पर इस समय है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं और बाकी खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हैं। तो उन चीज़ों के महंगे होने के पीछे सबसे बड़ी बात तो ट्रांसपोर्ट के महंगा होना ही है। और ट्रांसपोर्ट महंगा है डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने के कारण। सरकार ने जीएसटी लागू किया, सभी ने समर्थन किया जीएसटी का कि भारत में आर्थिक क्रांति आई है और देश की जो है टैक्स व्यवस्था सुधरेगी जीएसटी से। लेकिन जीएसटी का लाभ आज हम उठा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि सरकार जो मुख्य वस्तु है पेट्रोलियम पदार्थ, उसे जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही है। और जब तक जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल मतलब कि पेट्रोलियम पदार्थ आएंगे नहीं, तब तक आम जनता को कोई लाभ होने वाला नहीं है। तो केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि डीजल पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में ले आएं, अर्थात पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के दायरे में ले आएं, ताकि भारतीय जनमानस इस महंगाई की मार से उबर सके। अगर जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ आते हैं तो काफ़ी सहूलियत हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल के दाम जो आज 100 पार कर चुके हैं, सैकड़े को पार कर चुके हैं, वो सीधे 40-42 और मैक्सिमम अगर 28% के स्लैब में भी रखते हैं डीजल पेट्रोल को, तो 45 रुपये होगा। इस राहत को अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जनता को दे दें तो काफ़ी मेहरबानी होगी। जीएसटी का सबसे बड़ा लाभ जो है, जीएसटी लागू होने का सबसे बड़ा लाभ भारत की जनता को मिल जाएगा। इसमें केवल केंद्र सरकार ही जिम्मेदार है, ये बात नहीं है। जीएसटी लागू न होना पेट्रोलियम पदार्थों के मामले में, उसके लिए राज्य सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है, क्योंकि जो टैक्स लूट रहे हैं जनता से डीजल पेट्रोल के नाम पे, उसमें सबसे बड़ी सहभागिता तो राज्यों की है। पेट्रोल और डीजल पर जो टैक्स है, उसका 41% से लेकर के 45% हिस्सा राज्यों के खाते में जाता है। तो राज्य अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। आज विपक्ष महंगाई पर हल्ला बोल रहा है, तो विपक्ष को भी इस बात को सोचना चाहिए कि जहाँ जहाँ उसकी सरकारें हैं, उन सरकारों से कहे कि जीएसटी के लिए जो है अपनी सहमति दें केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार भी इस पर सकारात्मक हो। भाजपा की सरकार है केंद्र में, और अकेले ही 12-15 राज्यों में भाजपा की ही सरकार है। तो जीएसटी में पेट्रोलियम पदार्थ के आने में कोई बहुत बड़ी दुविधा नहीं है। और जब तक जीएसटी के दायरे में पेट्रोलियम पदार्थ आएंगे नहीं, चाहे महंगाई रसोई की हो, रसोई से संबंधित हो या किसी भी विषय से संबंधित हो, उसको नियंत्रित कर पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही कल हमने बेरोज़गारी पर बताया था कि बेरोज़गारी की समस्या बहुत बड़ी हो चुकी है और सरकार को अपनी नींद से जागना चाहिए। आत्मनिर्भर भारत एक विकल्प हो सकता है,
लेकिन हम केवल आत्मनिर्भर भारत के भरोसे युवाओं का जो है भविष्य बर्बाद नहीं कर सकते। जो प्रतियोगी छात्र हैं वो क्या आत्मनिर्भर भारत का हिस्सा बनने के लिए अपनी जो है पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, घर से बाहर रह रहे हैं, सालों साल मेहनत कर रहे हैं और पैसे बर्बाद कर रहे हैं अपने माँ बाप के। आत्मनिर्भर चलाइए, लेकिन उसके साथ जो है जो परंपरागत रोज़गार है, नौकरियां हैं, सरकारी नौकरी है सरकारी विभागों में, उस पर भी विचार करते रहिए। और बाकी जो मुद्दे हैं जिनको लेकर के विपक्ष बहुत ही हल्ला मचा रहा है और संसद नहीं चलने दे रहा है, उन मुद्दों पर भी सकारात्मक पहल करते हुए चर्चा होनी चाहिए। वैसे विपक्ष के पास तो कोई ख़ास मुद्दा रहता नहीं है, रोज़ कोई ना कोई एक प्रपंच रच देते हैं, उस पर हल्ला मचाने लगते हैं। क्योंकि कारण है, आज राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी तो कांग्रेस है और कांग्रेस के पास नेता नहीं है, तो विकल्पहीनता है। अगर लोगों के पास विकल्प नहीं होगा तो वो कांग्रेस की तरफ क्यों जाएंगे। कांग्रेस के पास एक कार्यकारी अध्यक्ष हैं जो अब सक्रिय राजनीति में आने लायक तो है नहीं, सक्रिय राजनीति में तो हैं लेकिन वो अब प्रधानमंत्री की दावेदार तो हो नहीं सकती, और उनके सुपुत्र हैं तो उनको कोई नेता मानने को तैयार नहीं है, तो प्रधानमंत्री कहाँ से बनेंगे। पहले जनता उनको नेता तो मान ले कि राहुल गांधी नाम का कोई व्यक्ति है भारत में जो नेता है, जिसमें दम है कि वो योगी या मोदी जी से टकरा सकता है, उनकी सत्ता को हिला सकता है। हाँ, कांग्रेस चाहे तो अपने संगठन में परिवर्तन कर अच्छे जो राष्ट्रवादी व्यवहार के चरित्र के लोग हैं उन्हें मौका दे, तब इस पार्टी का कुछ कल्याण हो सकता है। और मैं तो कहता हूं कि राहुल गांधी से बेहतर तो प्रियंका गांधी हैं, उनको अध्यक्ष बनाकर देख लो। 40 चुनाव तो लड़े हो, राहुल गांधी के नेतृत्व में सब हार गए, तो 10-5 प्रियंका गांधी के नेतृत्व में भी लड़ लो, क्या पता कुछ हाथ लग जाए। बाकी ये जो ममता बनर्जी जैसे लोग हैं सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, वो तो कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि ये लोग चरमपंथी विचारधारा से प्रेरित हैं, ये देश का भला कभी नहीं कर सकते। ममता बनर्जी ने राजनीति के नाम पे जो हत्याएं कराई पश्चिम बंगाल में, राजनीतिक हत्याएं कराई भाजपा के लोगों, भाजपा के कार्यकर्ताओं की, वह लोकतंत्र का स्वभाव नहीं है। अगर सरकार बन गई तो भाजपा के समर्थकों को तुम टीएमसी समर्थक बना सकते थे, उनकी हत्या करना, उनके घर फूंकना, उन पे अत्याचार करना, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करना, ये लोकतंत्र नहीं है। और अगर केंद्र में एक अच्छी सरकार होती, दमदार सरकार होती, तो आज ममता बनर्जी की सरकार जो है गिर चुकी होती कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, क्योंकि संविधान में व्यवस्था मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठकर हत्या कराने के लिए नहीं दी गई है। मुख्यमंत्री की व्यवस्था जो है संवैधानिक रूप से लोगों की रक्षा करने के लिए है और राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। तो बस दिल्ली जा कर के हल्ला मचाने से ममता बनर्जी कभी प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री की चपरासी भी नहीं बन सकती है, क्योंकि बंगाल के बाहर उनका कोई अस्तित्व नहीं है।
अगर दम हो तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में कूद कर देख लें, चप्पल जूते ना पड़ेंगे उनकी पार्टी को, उनके कार्यकर्ताओं को तो कहेंगी, क्योंकि उस तरीके की विचारधारा को उत्तर प्रदेश कभी स्वीकार नहीं कर सकता। बंगाल में नंगा नाच रही हैं हत्याएं और अपराध के बल पर, वो सब भारत के उत्तर प्रदेश में तो कतई नहीं होने देंगे हम लोग। तो वे सपना भूल जाएं कि वो कभी भविष्य में भी प्रधानमंत्री बनेंगी, और राहुल गांधी में तो योग्यता ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के विपक्ष बहुत कमज़ोर है और वो उल्टे पुल्टे मुद्दों को लेकर के हल्ला मचाता रहता है, जिससे वर्तमान भाजपा के नेतृत्व को बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। विपक्ष ऐसा हो जो सरकार को हिला दे, सरकार के सामने खड़ा हो तो सरकार थर थर काँपने लगे। यहाँ तो विपक्ष के पास दम ही नहीं है, बस इकट्ठे झिंगुर की तरह इकट्ठे हो जाओ तो उससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है। और अगर जासूसी के मुद्दे में कुछ दम है तो उसको आधार बना करके संसद का समय बर्बाद करने से बेहतर है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश के अधीन उसकी जांच करा ली जाए। उसके लिए एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लगता कि विपक्ष कोई कारनामा कर पाएगा संसद का समय बर्बाद करने और लोगों के पैसे बर्बाद करने के अलावा। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब तो एक भाजपा है जिसकी सरकार है, और दूसरी कुछ पार्टियां हैं, उनमें हमारी निषाद पार्टी भी पूरे दमखम से जो है युद्ध स्तर पर लड़ाई ले रही है। और स्थिति तो सपा से बेहतर कांग्रेस की दिखाई देती है, क्योंकि अब मुसलमानों को मूर्ख बना पाना सपा के बस की बात नहीं है। और मुख्य रूप से मैं तो ये कहता हूँ कि हिंदू मुसलमान के नाम पर चुनाव होना ही ना चाहिए, लेकिन अगर मुसलमान का नाम लेकर के सपा सोचती है वो सत्ता में आ जाएगी तो मूर्खता है। काम के नाम पे आ जाओ, मैंने ये काम किया, मैंने ये विकास किया, मैंने ये कार्य किया, मैंने इतनी नौकरी दी, मैंने महंगाई कम किया, यह तो मुद्दे हो सकते हैं। लेकिन मुसलमान के नाम पे मुसलमान को डरा करके सत्ता पा जाओगे, ये सोचना भी मत, क्योंकि आज का मुसलमान पढ़ा लिखा है, शिक्षित है और अपने अधिकार हित को जानता है। वो आपके चिकनी चुपड़ी और झूठी बातों में बहकने वाला नहीं है। उसे भी हैदराबाद से एक नेता दिखाई दे रहा है, उनकी आवाज़ों को उठाने वाला। हालांकि मैं ओवैसी का कोई समर्थक नहीं हूँ, लेकिन बात तो सच है कि अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे को उठाने में ओवैसी से बहुत पीछे हैं। और इसी तरीके से तमाम पार्टियां आ रही हैं उत्तर प्रदेश में। बिहार के लोग बड़े चाव से कूद रहे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में, जैसे लग रहा है कि पूरा बिहार उत्तर प्रदेश में ही कब्जा कर लेगा। हालांकि मिलना तो एक सीट भी नहीं है। जदयू आ रही है, पीआईपी आ रही है, जिनका कुछ होना नहीं है, फिर भी लोग लगे पड़े हैं। तो उत्तर प्रदेश अपने अधिकार को, अपने हित को, अपनी भलाई को जानता है। यहाँ के लोग खुद सक्षम हैं अपने प्रदेश की राजनीति को करने में। बिहार से तो बेहतर स्थिति में है उत्तर प्रदेश वाले। आज तो उत्तर प्रदेश के किसी
व्यक्ति का बिहार में नौकरी लगता है तो नहीं करने जाता है, सरकारी नौकरी लगता है तो नहीं करने जाता है। कहता है भाई जो व्यवस्था वहाँ की सरकारों ने दी है बिहार में वो रहने लायक नहीं है, उससे बहुत बेहतर है उत्तर प्रदेश। तो स्थिति समझ सकते हैं कि जब यहाँ के लोग बिहार के वातावरण को नहीं स्वीकार कर पाते पिछड़ेपन के कारण, तो वहाँ के नेताओं को क्या घंटा स्वीकार करेंगे। यहाँ खुद तमाम पार्टियां हैं, सपा, बसपा, भाजपा, कांग्रेस, निषाद पार्टी, सुभाषपा। तो क्यों ऐसे लोगों पर विश्वास करेंगे जो खुद अपने क्षेत्र में कार्य नहीं करते हैं, अपने क्षेत्र के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण है। आज पूरा बिहार बाढ़ में बह रहा है, किसी को फिक्र नहीं है, सबको उत्तर प्रदेश में राजनीति करनी है। पहले बिहार के लोगों को बाढ़ से तो बचाओ, उनकी झोपड़ियों में रोशनी तो लाओ, तब उत्तर प्रदेश आना। बाकी प्रधानमंत्री जी ने भी अपने ट्वीट के माध्यम से कुछ सलाह मांगे हैं लोगों से कि मुझे 15 अगस्त पे जो भी बोलना है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे, तो लोग मुझे सलाह दें। तो मेरा तो सलाह यही है प्रधानमंत्री जी कि आप जो है बेरोज़गारी के मुद्दे को कैसे ख़त्म करेंगे, बेरोज़गारी को कैसे ख़त्म करेंगे। मुद्दा तो ढक जाएगा या छिप जाएगा, ख़त्म भी हो जाएगा, लेकिन बेरोज़गारी का ख़त्म होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, तो उस वादे को कैसे पूरा करेंगे, युवाओं के पक्षाओं पर कैसे खरे उतरेंगे, इस विषय पर जो है 15 अगस्त को कुछ बोलें। महंगाई जो इतनी बड़ी है उस पर कुछ बोलें, और जीएसटी के दायरे में कितनी जल्द लाएंगे पेट्रोलियम पदार्थों को, इस पर भी चर्चा करें। और यह भी बताएं कि जो 7 सालों से आपके पीछे पीछे खड़े हैं निषाद समाज के लोग, उनके साथ न्याय कब करेंगे, उनको अनुसूचित जाति का आरक्षण कब देंगे, उनके दर्द को कब समझेंगे। इसके अलावा भी यह भी बोलें 15 अगस्त के भाषण में कि पीओके कब तक अवैध रूप से पाकिस्तान के कब्ज़े में रहेगा, हमारा राजनीतिक वर्चस्व पीओके पर कब स्थापित होगा। पीओके हमारा अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, और उस पर एक आतंकी मुल्क कब्जा करके बैठा हुआ है। क्या हिंदुस्तान इतना कमज़ोर है जो एक अदने से मुल्क जिसकी रोजी रोटी केवल आतंकवाद के भरोसे चलती है, उसे सबक नहीं सिखा सकता। सालों से पीओके जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में झूल रहा है। वहाँ के लोग भी अब परेशान हो चुके हैं पाकिस्तानियों के आतंकवादी रवैये से, और वो हिंदुस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनकी मनोदशा तो है भारत के पक्ष में, और वो पूरा भूभाग तो हमारा है ही, तो चिंता किस बात की है और देर किस बात की है। इसके साथ ही आप यह भी बताएं कि आप बलूचिस्तान के लोगों को उनका हक, उनका राष्ट्र बलूचिस्तान कब देंगे, कब बलूचिस्तान आज़ाद होगा पाकिस्तान के जुल्म सितम से। क्योंकि पाकिस्तान जिस कदर जो है मानव अधिकारों का हनन करता है बलूचिस्तान में, उसकी आवाज़ें उठती रहती हैं, और बलूचिस्तान की बहनें और बलूचिस्तान के भाई आपसे गुहार करते रहते हैं कि आप हस्तक्षेप करें। हम कभी न पाकिस्तान थे न हैं, हम एक अलग राष्ट्र बलूचिस्तान हैं, और हमारी आज़ादी में प्रधानमंत्री मोदी सहयोगी बने। तो इस मुद्दे पर आपका क्या राय है? अब कब बलूचिस्तान के पक्ष में खड़े हो रहे हैं, इस पर भी चर्चा करें। साथ ही तमाम सुझाव तो आएंगे ही आपके पास, तो इन सुझावों को भी सम्मिलित करेंगे तो हमें बड़ा हर्ष होगा। बाकी चुनाव तो आते जाते रहते हैं,
सामाजिक मुद्दे जो हैं उन्हें पहले वरीयता देते हुए हल करें। राष्ट्र के मुद्दे जो बचे हुए हैं उन्हें भी हल करें। भारत की अखंडता को जो स्थापित करें, पीओके को वापस ले आएं, निषादों का आरक्षण अनुसूचित जाति का दें। यही सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। जय निषाद राज साथियों, जय हिंद।